बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़के मेहनत करके वोट का अधिकार तो सबको दे गए थे, लेकिन सबको वोट लेने का अधिकार नहीं था। मान्यवर कांशीराम बसपा के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे नेताजी, दोनों का एक साथ गठबंधन हुआ, नारा भी लगा, मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस दौर में आपने काम किया है, बसपा से जुड़े थे आप उस टाइम पे? नहीं, मैं था तो, लेकिन मैं बहुत छोटे कार्यकर्ता था। और सपा बसपा जैसी जो उत्तर प्रदेश की दो महाशक्ति थी यहाँ की राजनीति की, वो एक हुई और उस समय लोगों को लगा कि अब जितने भी लोग रहेंगे, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है और सबके यहाँ अब जमीनें सबकी खिसक जाएंगी। जब तक मेरी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तब तक भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे 12 में समाजवादी आती है यूपी में, तैसे 13 छोड़ 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बन जाती है। वहां पे आपको वोट मिला 2 लाख, हारे कितने से इस पे देखिए ना, कितने पीछे जो जीते हैं 5 लाख 6 लाख। 37 यादव कौन सांसद है? 5 सांसद कौन है, नाम बताओ। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी की हर नीति आरएसएस बीजेपी कार्यालय तय होती है, और नहीं तय होती है तो उनके भाई की छोटी औरत महिला आयोग की उपाध्यक्ष नहीं होती। मायावती जी बहुत अच्छी नेता है, इस देश की सब समाज के लोगों का ख्याल रखती हैं। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के अच्छे नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। अखिलेश यादव, आकाश आनंद जी, युवाओं के आइकान। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह, इन दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ और उनसे पहले अखिलेश यादव, इन दोनों में कैसा? दोनों लोगों का अलग अलग अपना एक राजनीति है, एक है हमारे लिए दोनों हितकर नहीं है। एक आकाश आनंद जी और एक चंद्रशेखर आजाद जी, एक ने पार्टी खड़ी की, एक को बनी बनाई मिली, तो दोनों में आपको क्या अंतर? अखिलेश यादव के पीडीए पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, पीडीए है ही नहीं, परिवार दल अलायंस। भविष्य में सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है? इतनी बड़ी बात के लिए मैं जवाब नहीं दे सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए कि कैसे आपका शुरुआती जो जीवन रहा है, बचपन आपका कहाँ बीता और पढ़ाई कहाँ तक की आपने, और फिर आपके जो बचपन के संघर्ष हैं। कितने भाई बहन हैं आप? देखिए, हम 4 भाई 1 बहन हैं, जिसमें हमारी एक बहन एक भाई एक्सपायर कर चुके हैं, 2 भाई अभी हैं हमारे। और मैं ग्राम अंतपुर पालनगर का रहने वाला हूँ, पुराना गांव जो मेरा है। फिर महावा चौराहे पर मेरा अपना कारोबार था। अयोध्या से आते हैं? अयोध्या जनपद है, और इधर अब जो है अयोध्या में शहर में ही पूरे हुसैन खां है गांव है, उसी में मेरा निवास है। और मैं लगभग 90-92 से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमने शुरू की है, जिसमें हम सेक्टर बूथ से काम शुरू किए थे। और उसके बाद मैं राजस्थान प्रभारी भी रहा 2008 में। फिर इधर मैं पाल समाज का भाईचारा देखता रहा, ओबीसी समाज संगठन देखा। फिर इधर लगभग 3 साल होने जा रहा है, माननीय बहन जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। आप बसपा जैसी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो शुरुआत आपकी राजनीति की कैसी रही है, और बैकग्राउंड में पिताजी क्या करते थे? कुछ नहीं, हमारे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, और हम लोग तो बहुत गरीब परिवार से निकल के आए हैं। और इस देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी दी है। मैं अकेले नहीं, ऐसे तमाम नेता पैदा हुए हैं जिनका इतिहास अगर खंगालोगे तो राजनीतिक बैकग्राउंड उनका कुछ नहीं रहा, न उनके परिवार का रहा, न समाज का रहा। इस देश में खास तौर पर जो ओबीसी समाज है, इसकी 52% आबादी है। 52% आबादी होने के बाद भी इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। कब तक? जब तक माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई थी, तब तक। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि हम ओबीसी समाज के लोगों को, सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़के मेहनत करके वोट का अधिकार तो सबको दे गए थे, लेकिन सबको वोट लेने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। ये तो जब माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने एक नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के आधार पर पाल समाज के लोग भी चुनाव नहीं लड़ते थे। कोई प्रजापति नहीं लड़ता था, कोई विश्वकर्मा नहीं लड़ता था, कोई राजभर नहीं लड़ता था, कोई चौहान नहीं लड़ता था।
तमाम ऐसी जाति, लगभग 78 ऐसी जातियां थी जिनके लोग वोट तो देते थे, चुनाव लड़ने को नहीं पाते थे। अगर इनको सबको, जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, जिनको कभी नहीं मिली थी उनको भी अगर भागीदारी मिली तो वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। उसी कड़ी का मैं भी एक अंग हूँ। मेरे भी समाज में भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, माननीय दयाराम पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री सेठ किशन लाल बघेल जी रहे, रामशंकर पाल जी, मथुरा पाल जी, अयोध्या पाल जी और कई लोग, और राजा राम पाल जी। फिर राज्यसभा, देश के उच्च सदन में राज्यसभा में भी श्री राम पाल जी, एसपी सिंह बघेल जी, एमएलसी भी कई लोग। अगर किसी ने ये मौका दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और मुझे भी लगभग 3 साल अध्यक्ष बने हो गया है। तो ना तो मेरा समाज राजनीति में आगे था, ना मेरा परिवार था, ना मेरे गांव में ऐसी कोई राजनीति रही है, लेकिन ये सब बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, गाइडलाइन में उनके में काम किया। और माननीय कांसीराम साहब थे। बसपा से जुड़ने का किस्सा कैसे रहा, कि कैसे बसपा में कुछ जुड़े नहीं, आप? मेरा जो कारोबार था रेडीमेड का था, और ये इधर हमारे यहाँ जितने कारीगर थे ज़्यादा शुल्क कास्ट के लोग रहते थे। रेडीमेड मतलब? रेडीमेड का मतलब सिविल का, सिलाई का काम होता था, दिल्ली में होता कपड़ों था, का। यहाँ होता था। जी। तो मेरे यहाँ 20-25 मशीनें रहती थी, जिसपे कारीगर मेरे यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम और शुल्क कास्ट के लोग थे। और वो जो शुल्क कास्ट के लोग थे वो सब बसपा से जुड़े हुए थे। तो मेरे यहाँ जब वो लोग काम करते थे तो उनके जो नेता आते थे तो वो उनसे मिलने आते थे। तो मैं उन लोगों का भी बहुत सम्मान करता था, और उन लोगों के आने पर ही पूरा चाय नाश्ता खाना पीना मैं बहुत शौक़ से करता था। तो वो लोग कहते थे भाई आप भी बसपा में जुड़ जाओ, काम कर दो। हमने कहा देखो मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं राजनीति में कोई इच्छा मेरी नहीं है इस तरह की। तो मैंने जो है करीब 90-92 की स्थिति है। तो लोग आते थे, फिर हमको भी मीटिंग में ले गए, कहीं रैली वैली हुई तो हमने अपना काम भी बंद किया उस दिन जी। और बसें वगैरह बुक कराई, फिर सबको लेके गए, लेके आए बिना किसी स्वार्थ के। तो मुझे पद वद भी देने की बात आती थी, मैं लगभग ही मना कर दिया, भाई मुझे पद मत दो, मैं आपका सहयोग करूँगा। तो फिर बहन जी के इतने करीब कैसे, मायावती के करीब कैसे आ गए? नहीं, फिर हमको 2 तारीख दूसरा महीना सन 96 को, इसके पहले बूथ वूथ रहते थे, वैसे ही पद में लेने मना करता था, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों ने मुझे सेक्टर का अध्यक्ष बना दिया था, जो 10 बूथ का होता है। फिर मैं उसके बाद काम करना शुरू किया। मान्या बहन जी गुलाब बाड़ी में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक करने आई थी। उसमें मान्यवर कांसीराम जी हुआ करते थे? हाँ, मानव साहब भी होते थे, लेकिन वो समीक्षा बैठक लेने बहन जी आई थी। तो मान्या बहन जी सर्किट हाउस में रुकी थी। तो हमारे यहाँ के कुछ सीनियर लोग ले गए, हमको मिलाए, तो बहन जी से बताया कि बहन जी पाल समाज के हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं। फिर बहन जी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बना दिया। फिर बाद में रामचल राजभर जी, जो आज हमारी पार्टी में नहीं है, ये मंडल अध्यक्ष रहे। फिर मैं मंडल का संगठन मंत्री बना। फिर उसके बाद भाईचारा में बना। फिर बहन जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी भाईचारा संगठन को बनाया। फिर राजस्थान प्रदेश में 2008 में मैं प्रभारी बन के गया था। तो उधर मैं जोधपुर मंडल का उधर काम देख रहा था। तो इस तरह में चलता रहा। इधर अचानक जो है एक दिन मान्य बहन जी ने बुलाया, तो बहन जी ने कहा मैं आपको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना रही हूँ। तो मैंने कहा भाई जो भी काम आज तक मिला है उसको ईमानदारी से पूरा किया। आज भी जो काम मिलेगा आपकी तरफ से, जो गाइडलाइन मिलेगी उस पर मैं काम करूँगा। अच्छा, मायावती जी के साथ ऐसा कोई यादगार किस्सा हो आपका, जब आप मिले हो और वो याद बन गई हो कि वो ताउम्र नहीं भूलने वाली याद? नहीं, ये तो बहुत ऐसी करना है। जैसे बहन जी के हम गए एक बार, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये मैं संगठन में काम करके देखो, तुम भाईचारा में काम करो, तुमको ये लोग बोलने वोलने नहीं देते होंगे। तो फिर बहन जी ने तुरंत अपना पैड उठाया, कलम उठा, लिखा कि विश्वनाथ पाल पूरे मंडल में पाल समाज जोड़ने की जिम्मेदारी करेंगे। इस तरह तमाम ऐसी घटनाएं रही हैं। मानवर साहब भी एक बार आए थे वहाँ, जब हमारे सियाराम निषाद जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। तो ईंट गाँव मिल्कीपुर में मुकथित बनकर आए थे मानवर कांसीराम साहब। तो वहाँ जीने चढ़ रहे थे, तो मैं भी बगल खड़ा था, तो कंधेवाज रख के गए और ऊपर मंच पर भी हम साथ में रहे। सियाराम निषाद जी को हाथ पकड़ के उन्होंने बोला कि भाई इसको तो मैं खड़ा करता हूँ, ये बैठ जाता है बार बार। तो हाथ पकड़ के खड़ा किए, तो फिर जब तक बोले तब तक खड़े रहे। वो आदमी का हाथ दर्द करने लगा। तो ये तमाम घटनाएं रही। लेकिन मैंने एक चीज़ रहा कि जब से मैं पहले कभी राजनीति कहीं नहीं किया था, और जब मैं पहला वोट दिया हूँ तो बीएसपी में दिया हूँ, तब से मैं लगातार बीएसपी में हूँ। बसपा के कैडर हैं? हाँ, और
मेरा इसके अलावा अलग वोट जब कभी गठबंधन रहा तो भले मेरा कहीं चला गया हो, नहीं तो मैं ना तो बीएसपी के बारे में कोई बात सुन सकता हूँ। जी जैसे हमारे तमाम लोग कहते अभी कुछ दिन पहले, अब तो बंद हो गया बोलना लोगों का। अच्छा, एक चीज़ और, मान्यवर कांशीराम जी इस पार्टी के संस्थापक हैं जहाँ पे आप हैं और संस्थापक रहे हैं, उनसे जुड़ा कोई अब उस नहीं है और आप लोगों ने उनके परिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों ने दिखाई, ताकत भी दिखाई, तो मान्यवर कांशीराम जी से जुड़ा कोई ऐसा आपके साथ पास कोई याद हो कि जो उनके साथ कि भाई ये उनमें ऐसा उनके काम करने का जो तरीका था, जो और आपको ऐसा कुछ कहा हो कभी कि जो आपके लिए याद बन गया हो? नहीं देखिए, मानवर साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि मैं छोटे कार्यकर्ता था। मानवर कांशीराम साहब एक बार 96 का शायद चुनाव था, जी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जी और हमारे ये सोहावल क्षेत्र से उषा रावत जी चुनाव लड़ रही थी बसपा से। जी तो सोहावल चौराहे पर ही, मेन चौराहे पर ही हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें मेरे गांव के सभी कुर्मी, पटेल, यादव, पाल, ये लोग ज़्यादा हैं बहुसंख्यक, तो सभी लोग गए थे। तो वहाँ मैं तब वही सेक्टर अध्यक्ष था, जी तो एक सूची में ले गया था कि मेरे द्वारा तैयार किए हुए काफ़ी लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, मेरे अंतपुर गांव के लोग। जी तो वो समय था, हमें लगता शाम को 8-9 बजे का समय था, रात मीटिंग हो रही थी। तो मानवर कांशीराम साहब जब वो सूची पढ़े तो बोले कि देखो ये अंतपुर गांव है, मेरे गांव का नाम अंतपुर है। जी तो कहें गांव का नाम तो अंतपुर है, लेकिन यहाँ से एक पाल समाज का बेटा है जो राजनीति शुरू कर रहा है, जी और इनके साथ काफ़ी संख्या में लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि ये नौजवान आगे बढ़े। तो उस वक्त उन्होंने नाम जब पढ़ा तो मेरे गांव के लोग भी बहुत खुश हुए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज हमारे गांव का नाम लिया और हम लोगों का नाम पढ़ा। तो उसमें बनवारी लाल वर्मा जी थे और तमाम लोग थे, तो ये सब लोग गए थे उस कार्यक्रम में। तो इस तरह की रहा। तो उस वक्त मानव साहब ने बड़ी सराहना की थी मेरी, एक दौर मैं रहा, सेक्टर का अध्यक्ष था उस वक्त। एक दौर रहा जब सपा और बसपा ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ करते थे। वो दौर भी है जब मान्यवर कांशीराम बसपा के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे नेताजी, दोनों का एक साथ गठबंधन हुआ, नारा भी लगा, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस दौर में आपने काम किया है, बसपा से जुड़े थे आप उस टाइम पे? नहीं, मैं था तो, लेकिन मैं बहुत छोटे कार्यकर्ता था, तो मैं अपने वहाँ लोगों के साथ लग करके काम किया। उस दौर को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा दौर रहा है, और लेकिन अब यह है ना कि ऐसी परिस्थिति आती जाती रहती है राजनीतिक की स्थिति में, जी कि क्योंकि दल जो अलग बनते हैं जी तो इनकी सबकी विचारधारा भी अलग होती है। अगर एक विचारधारा हो तो अलग दल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो विचारधारा जब अलग अलग होती है तो गठबंधन तो हो जाता है, लेकिन वो विचारधारा जो होती है वो टकराती है, तो इसलिए वो चलना संभव नहीं होता है। बहुजन समाज की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर इस देश में कोई दल चलने वाला नहीं है। नाटक तो हर लोग कर सकते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा है, मानव साहब, मान्य बहन जी की, जो बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब ने इस देश में संविधान बना के जब सौंपा तो उसी वक्त कह रहे थे कि इस देश का संविधान तो बहुत अच्छा बनाया हूँ, लेकिन अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो ये बात सही है कि अभी तक नहीं लागू हो पाया, और अगर ये बात उनके मन में थी तो ये भी बात उनके मन में रही होगी, कहीं मेरे ना रहने के बाद लोग मेरा संविधान बदल ना दें। इसलिए संविधान को भी इतना मजबूत बना के गए हैं कि संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। उसकी आर्टिकल को बदल करके तो किसी का नुकसान, किसी का फायदा किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि विचारधारा, सारे दलों की विचारधाराएं जो हैं कि वो चुनाव आता है तो अलग अलग घोषणा करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, जनता को लुभाने के लिए तमाम सौगात बांटते हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा एजेंडा नहीं देखोगे, कभी कोई घोषणा पत्र नहीं होता। बहन जी सरकार में आती काम करती हैं। हमारा एक ही एजेंडा होता है, एक ही घोषणा पत्र होती है कि इस देश में बहुजन समाज जब हुक्मरान बनेगा तो बाबा साहब बनाया हुआ ईमानदारी से लागू करा देगा संविधान। जब हमें ईमानदारी संविधान लागू कराना तो अलग से हमको घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमारी विचारधारा से कोई नहीं चलता है। नाटक तो बहुत लोग कर रहे हैं। जी, मानवर कांशीराम जी के बाद और फिर नेताजी के दौर के बाद एक समय आया 2019 का, जब लोकसभा चुनाव था
और सपा बसपा जैसी जो उत्तर प्रदेश की दो महाशक्ति थी यहाँ की राजनीति की, वो एक हुई। और उस समय लोगों को लगा कि अब जितने भी लोग रहेंगे, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है और सबके यहाँ जमीनें सबकी खिसक जाएंगी। हालांकि उस गठबंधन को बहुत सफलता नहीं मिली, 15 सीटों पर सिमट गया, 10 सीटें बसपा को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। तो उस समय समाजवादी पार्टी को तो बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन बसपा को हुआ। बसपा 0 से 10 पे आ गई। वो गठबंधन फिर कुछ दिन चला, चुनाव के बाद टूट गया। तो उसके पीछे क्या लगता है आपको, वो गठबंधन क्यों टूट गया? देखिए, वो लंबी कहानी है, उस पर जाएंगे बहुत समय लगेगा जी। कोई भी गठबंधन दल का कोई भी गठबंधन होता तो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। जिन भी दलों का चल रहा है, तो वो गठबंधन हुआ, टूटा, उस पर जाने को मतलब नहीं है जी। तो ये तो मानते हैं कि उस गठबंधन से बसपा को फायदा हुआ? नहीं, गठबंधन से बसपा का कभी नहीं फायदा हुआ, क्योंकि हमने गठबंधन 92 में भी किया था समाजवादी से, जिसमें हमारी सीटें आई थी 67। फिर गठबंधन हमने किया 96 में कांग्रेस से, फिर भी सीट आई हमारी 67। फिर हम बिना गठबंधन के लड़े 2002 में, तो हमारी सीटें आई 100। फिर हमने बिना गठबंधन लड़ा 2007 में, हमारी सीटें आई 206। आप जो कहना चाह रहे हैं गठबंधन से बहुत फायदा हुआ, वो परिस्थिति होती है ऐसी। लेकिन जो परिस्थिति आज की जो परिस्थिति है, 1 to 1 चुनाव हो रहे हैं, तीसरा दल का कहीं तो उसमें आप 2014 लड़े 0 सीट, 2017 लड़े लगभग 17 सीट विधानसभा में, फिर 19 लड़े 10 सीट विधानसभा की आ गई, 22 लड़े बिना 22 में लड़े आप बिना गठबंधन के लड़े, महज 1 सीट, वो भी कहा जाता है कि अपने दम पर जीत गए रसड़ा। और फिर आप 24 लड़े बिना गठबंधन के लड़े 0। 2007 में फिर अकेले लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार 27 में 2027 में अकेले लड़ेंगे, भी सरकार भी पूर्ण बहुमत बनाएंगे। कौन सी ऐसी क्या वो तैयार कर ली गई है आप लोगों ने? 2012 के चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी को 90% सीटों पर 2000-4000 ज़्यादा वोट नहीं मिला जी। सही की गलत है? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी, आपके साथी लोग भी अयोध्या के हैं। बीकापुर विधानसभा में अनिल तिवारी जी को, जो कैबिनेट मंत्री पूर्व में रहे हैं, वो लड़े थे, उनको 66 वोट मिला था। किसको? भाजपा को जी। और गोसाईगंज से 4600, टांडा से 2200 जी, दरियाबाद 3300। कब? 12 में। लेकिन 13 छोड़ करके 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ गई। हाँ, ये कमोबेश 2012 में जो बता रहे हैं, कमोबेश लगभग सभी जगह था। भाजपा लगभग तीसरे और चौथे नंबर पे थी। तीसरा चौथा नंबर तो छोड़ो जी, 90% सीटों 2-4 हजार जी। बीएसपी आज भी जी 22 के चुनाव भी हम 45-46 हजार लेकर 1 लाख तक वोट पाए हैं। लेकिन हर चौराहे पर एक भूमिका बना के कही जा रही बीएसपी खत्म हो गई। लेकिन 7 से 12 तक हमारी सरकार थी जी। जब तक मेरी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, तब तक भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार ज़्यादा नहीं थी। लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। लेकिन जैसे 12 में समाजवादी आती है यूपी में, तैसे 13 छोड़ 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बन जाती है। कैसे? जिसकी हैसियत 2-4 हजार नहीं थी जी, 12 में, वो 13 छोड़ 14 में कैसे बन गई? उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आज अगर हमारी हैसियत अकेले लड़कर जी 40-45 हजार से लेकर के 99 हजार तक रही, लोकसभा में भी जी सुल्तानपुर 1,67,000 वोट, अंबेडकर नगर 2 लाख वोट, लालगंज 2 लाख वोट, 2,08,000 वोट, आजमगढ़ 2 लाख वोट, घोसी 2,08,000 वोट, चंदौली 2 लाख वोट, भदोही 1,67,000 वोट, बांदा 2,75,000 वोट। हमको कब मिला? जब 2 खेमे में पूरे प्रदेश को बांट दिया गया था। एक तरफ 38 दल, एक तरफ 28 दल, हम अकेले। इन लोगों को जरा वोट अलग अलग करके देख लो ना, तो बीएसपी के करीब नहीं खड़े होंगे। 28 दल समाजवादी के साथ, 38 दल भाजपा के साथ एनडीए, 28 दल इंडिया, ये गठबंधन हुए थे। अब कमजोर लोग हमें बताते हैं बैसाखी की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर है। फिर काहे बहादुर बन रहे हो? अगर बहादुर बन रहे हो, है हैसियत, तो अलग अलग लड़के देख लो, लेकिन सबकी हैसियत पता लग जाएगी। जहां आप 2.5 लाख गिना रहे हैं वोट, जहां आप 1.5 लाख गिना रहे हैं, 1 लाख गिना रहे हैं, 2 लाख गिना रहे हैं, वहां पे आपको वोट मिला 2 लाख। हारे कितने से? इस पे देखिए ना आप कितने पीछे। जो जीते हैं 5 लाख 6 लाख। हम क्या कह रहे हैं, जिनकी हैसियत 2-4 हजार थी, उनसे तो आपने पूछा ही नहीं कि आप कैसे 1 साल में प्रचंड बहुमत दिल्ली में आ गए। हार की बात मत देखो, आपसे बात मैं क्या कर रहा हूं।
उधर घुमाइए मत। जी। मैं कह रहा हूं 2012 में भाजपा की हैसियत 90% सीटों पर 2000, 4000, 3000, 8000, 10000 थी। हमारी हैसियत आज भी 45,000, 99,000 जी। और लोकसभा में भी लगभग 90% सीटों पर 1.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख तक। तो हम नहीं आ सकते। जी। जो आदमी 12 में दहाई ने क्रॉस किया हो, वो प्रचंड बहुमत दिल्ली में बैठा हो यादव जी। जी। और आज मेरी हैसियत इतनी होने के बाद हम 2027 सरकार क्यों नहीं बना सकते? तैयारी कर ली है पूरी? आपको दिखाई पड़ा होगा, जी। क्योंकि जो कहते हैं ना बीएसपी खत्म हो गई, मिट गई, मर गई, उनको चुनाव आयोग ने एक आईना दिखाया। जी। चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बीएसपी है। इसके बाद भी कुछ पत्रकारों को भी, कुछ बड़े दलों को भी ये नहीं दिखाई पड़ा। जी। तो वो चौराहे कहते हाँ भाई तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई, तो हमारा वर्कर सुन तो लेता था, लेकिन उसको गुस्सा इतना आता था कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि तीसरे नंबर की देश की राष्ट्रीय पार्टी, तब भी आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो 9 तारीख को लखनऊ में आके देख लेना, आपको हैसियत पता लग जाएगी। दिखाया आप लोगों ने? पता लगा सबको ना। अच्छा, एक इससे थोड़ा एक राम आश्रय विश्वकर्मा जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भी। जानते होंगे आप उनको? जानते हैं ना हमसे। जी। तो उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जैसे आपसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनसे बात हो गई गेस्ट हाउस कांड की। उन्होंने कहा कि उसको सीरियस खारिज कर दिया कि वो एक षड्यंत्र था, उसमें समाजवादी पार्टी का या किसी का नहीं, वो बीजेपी का षड्यंत्र था और उसमें हमारे लोग तो थे भी नहीं। उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? अरे पूरी दुनिया देखी भाई, पूरी दुनिया देखी, वीडियो है, कैमरा, ये खारिज करने से थोड़ी खारिज हो जाएगा। कौन लोग हमारे विधायकों को पकड़ पकड़ गाड़ियों में लाद रहे थे, कौन लोग उनकी गर्दन दबा चल रहे थे, इतनी गलत बात काहे पूछ रहे हो? इसको सर्च कर लेना, आज भी फुटेज होगा, निकाल देख लेना। ऐसी अनाप शनाप बात करने वालों क्या जवाब दें हम? कौन कराया था? कौन लोग गर्दन पकड़ हमारे विधायकों को जमोड़ के चल रहे थे? कौन जीप में बहा रहे थे? ये तो सब घटना सामने, इसको क्यों कवर कर रहे हो सवाल भाई आप? ये तो सामने सबके, दुनिया के, आप भी सर्च कर लेना, आ जाएगा सामने आपके। हाँ, जब बसपा की सरकार थी, एक आरोप ये भी लगता है कि मायावती जी यादवों को टारगेट खूब किया करती थी, दूध बेचने वालों को पकड़ कर पुलिस वालों को खूब पिटवाती थी, ऐसा आप इस पर क्या कहेंगे? आप यादव के नाते गलत आरोप ना लगाइए। बहुजन समाज पार्टी थी एक साथ, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, बालेश्वर यादव, डीपी यादव, कैलाशनाथ यादव, 7 सांसद बीएसपी थे। आज समाजवादी के 80 में कितने सांसद हैं? 5 नहीं, पूरे बताओ। पूरे 37 सांसद। 37। यादव कौन सांसद है? 5 सांसद हैं। कौन है? नाम बताओ। अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव हैं। डिम्पल यादव कौन है? रुको, आगे न बढ़ो। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनका भाई धर्मेंद्र यादव, उनका दूसरा भाई के अलावा, घर के अलावा भी कोई यादव है? नहीं है। फिर इनको याद नहीं? खतरा यादवों का समाजवादी से है कि बीएसपी से है? बीएसपी में 7 सांसद एक साथ हुए और आज 37 सांसद हैं समाजवादी के पास। एक यादव सांसद का नाम बता दो, परिवार के अलावा बताओ एक आदमी नाम। कोई नहीं है। फिर खतरा कहां से यादवों को है? बीएसपी से, समाजवादी से? बीएसपी ने तो 7 सांसद एक साथ बनाया भैया। आनंद सिंह यादव को मंत्री बनाया, अवधराम यादव को मंत्री बनाया, श्यामलाल यादव को मंत्री बनाया, काशीनाथ यादव को मंत्री बनाया। क्यों इतना गलत शब्द बोलते भाई? ये तो अखिलेश यादव जी से पूछो कि क्या परिवार भर राजनीति करोगे? दूसरा यादव खाली यादव के नाम पर वोट देगा? क्या आपने मायावती जी का कोई ऐसा वीडियो नहीं सुना? आपने कहा वीडियो सुन लीजिए कि एक जात विशेष की सरकार, यानी कि यादवों को चाहे बसपा रही हो चाहे भाजपा रही हो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम सामने बात रख रहे हैं आपके। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के नेता मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी ने 89 में रामकृष्ण यादव को सांसद बनाया था। कब? 89 में। फिर रमाकांत यादव बनाया, उमाकांत यादव बनाया और उधर फिर हमारे डम्पी जी बने। क्या माननीय अखिलेश यादव जी को 89 में, कई साल पहले, आज क्या चल रहा, 35 साल पहले बीएसपी ने आजमगढ़ में लोकल यादव को लड़ाया था। आज अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ में कोई, पूर्वांचल में यादव नहीं मिल रहा, आजमगढ़ में यादव नहीं मिल रहा, घर से भेजना पड़ रहा। बाकी यादव राजनीति नहीं करेगा अब, है? नाम लोगे पिछड़ों का, पी से पिछड़ा, पीडीए। अरे पिछड़ा छोड़ो, यादव भी एक नहीं मानिए अखिलेश यादव जी, इसका जवाब दो। वोट लेने के लिए भयवादी बताते हो, एक भी सांसद बता दो।
है। राजा रामपाल जी को लड़ाया था। क्यों हार गए? वो राजा रामपाल बीएसपी से अकेले लड़ी तो जीत गए। वो राजा रामपाल उसी सीट पर, अलग भी नहीं, कांग्रेस से भी अकेले लड़ी, जीत गए। और माननीय अखिलेश यादव जी, आप 28 दल लेके लड़ रहे हो तो राजा राम हार जा रहे हैं, क्यों? आप परिवार में तो कोई नहीं हारा। हारे तो 43 सीट, लगभग 37 सीट हारी। ना 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 ना, राजा रामपाल उस सीट पर बीएसपी से भी जीते थे, उस सीट पर कांग्रेस से भी जीते थे, अकेले लड़ी थी। अब आज आप 28 दल लेके लड़ रहे हो तो हार जा रहे हैं। जानबूझ के हारा गया? फिर क्यों हारे? मैं यही तो बात कर रहा हूं। बसपा का भी सबड़ था, भाजपा का भी सबड़ था, अकेला बैकवर्ड लड़ रहा था। आप अपने घर की 5 सीट जीतने के लिए वोट पड़ने के 4 दिन पहले पाल को अध्यक्ष बना देते हो। श्यामलाल पाल जी, 4 दिन पहले, इसका भी रिकॉर्ड देख लेना। श्यामलाल पाल को अगर घर की सीट ना फंसे होते तो वो भी ना बनते, लेकिन एक पाल को आप नहीं जिता पाए। टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए जनसभा की। कितने टिकट दिए? राजा रामपाल जी, कितने टिकट दिए? राजा रामपाल जी को दिया, एक। आपने कहा राजा रामपाल को हराने के लिए, तो मैं इस पर कह रहा हूं, मैं इस पे प्रश्न खुलेआम लगा रहा हूं कि आप 5 घर की सीट जीत जाते हो, भवादी वाली, और एक सीट पर जो राजा राम बसपा से भी जीत चुका, उस सीट पर कांग्रेस से भी जीत चुका, आप 28-10 गठबंधन कर लियो, तब क्यों हार गया? ये तो क्वेश्चन है भाई। हाँ, अब सपा ने भी आपके समाज से, पाल समाज से प्रदेश, अरे मैंने तो बता दिया कि अगर घर की सीटों को न जीतना होता तो कभी न बनता। और ये बीएसपी बराबरी करोगे? बीएसपी ने तो राजा भागवत पाल को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, फिर उसके बाद दयाराम पाल को बनाया, फिर विश्वनाथ पाल को बनाया, लोकसभा में 3-3 टिकट दिया। आप कहां बराबरी करोगे? हमें चाहिए जितनी हमारी संख्या उतनी भागीदारी जी। आप 5 लोग घर के लड़ोगे, दूसरा यादव नहीं लड़ने को पाएगा। पाल भी एक लड़ाओगे, बाकी नहीं लड़ने को पाएगा। चौहान एक नहीं लड़ेगा, प्रजापति एक नहीं लड़ेगा, चौरसिया एक नहीं लड़ेगा, बनाओगे पीडीए। आपने कितने लड़ाए थे? पाल 3 और सपा ने एक लड़ाया, वो जीत की कंडीशन पे लगभग 35-40 हजार। अरे भाई कंडीशन नहीं चाहिए, जीत चाहिए। हम उसको बस मतलब चाहे सब दे दीजिए, 80 की 80 लड़ा दीजिए, पाल जब जीत की कंडीशन में हो तब ना। अरे भैया हम लड़ाए तो, अब लड़ाते हम जीते चाहे हारे, लड़ाए तो हम, यही तो बात हो रही है। आप इतनी जबरदस्ती एक तरफा बात क्यों करते हो? एक सिंगल यादव नहीं लड़ाया यार, इसकी बात नहीं कर रहे हो आप, क्यों नहीं लड़ाया? वो उनकी क्रोनोलॉजी थी, फिर उनका कहना था कि अरे भाई दल अकेले नहीं चलेगा जी, ठीक है, अपने अकेली प्लानिंग नहीं चलेगी। दल अगर चलाना सबको भागीदारी देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा यादव चढ़ के वोट देता है और सांसद घर भर के लोग बनोगे जी। फिर एक प्लानिंग बता रहे, उनकी अपनी प्लानिंग नहीं चलती है। लेकिन फिर सर आरोप तो आप पर भी लगेगा। क्या लगेगा? दलितों का आपको वोट जाता है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, आपने कितनी जो है सुरक्षित सीटों के अलावा कितने सामान्य सीटों पर कई लड़ाया? आपको पता ही नहीं, कुर्सी पे हमने लड़ाया था विधानसभा, दरियाबाद हमने लड़ाया था विधानसभा, कई जगह लड़ा के फिर जीत लिया उन्होंने तमाम सीटों पर। देखिए जीत हार तो अलग है, हम एको नहीं जीते, कैसे जीतेंगे? हमने कई सीटों पर लड़ाया भाई, आगे बात बढ़िए जी। हम कई सीटों पर लड़ाए हैं, एक पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फूलन देवी की बहन है, उनसे हमारे एक साथी हैं सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बसपा, फूलन देवी की बहन ने, कि बसपा ने फूलन को बहुत परेशान किया था और उन्होंने यहाँ तक किया था कि दोबारा उनके मुकदमे चालू करने का तक पर भी विचार किया। और वो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, तो आगे फूलन देवी बहुत पहले मारी जा चुकी हैं, सांसद भी बन चुकी हैं। अब उनके बारे में क्या हम गड़ा मुर्दा उखाड़ते हो? नहीं बात करो जो आज की है जी। सर आप लोगों ने 9 अक्टूबर को सबकी पूरी तरह सबको चौंका दिया, पूरा लखनऊ नीले झंडे यानी नीले समंदर में वो तब्दील हो चुका था। हर तरफ बसपा के झंडे, हर तरफ बसपा की टोपी। पहली बार लगा वर्षों बाद कि हम लोगों ने सुना करते थे कि बसपा माया बहन जी की एक आह्वान पे वो बड़े से बड़ा मैदान, देश का कोई बड़ा मैदान हो, अगर कोई भरने की क्षमता रखता है तो मायावती जी रखती है, उन्होंने कर दिखाया, लखनऊ भर दिया। अब क्या लगता है कि इससे जो है जो लोग, उनके लिए क्या करें, जो लोग कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है और उन्होंने दिखाया कि बसपा भी खत्म नहीं। मैं तो पहले भी बोल चुका आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उधर, कि अभी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी किया और उसने कहा कि इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं, बीएसपी है। इसके बाद भी लोग खत्म हो गई कहना बंद नहीं किए थे। तो ये हमारे लोग एक गुस्सा था कि अगर हमारी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी आप खत्म बता रहे हो तो 9 अक्टूबर को आप हम लोगों को देख भी लेना लखनऊ में कि हम जिंदा हैं कि नहीं। आपने दिखा दिए।
माना सबने लोहा हाँ मानेंगे, सब माने। अरे कुत्ता फाड़ने लगे लोग, हाँ। दिमाग डिस्टर्ब हो गया लोगों का, हाँ। पागलपन वाली बात करने लगे। तमाम लोगों का हाँ, डिस्टर्ब तो हुए, हाँ। पूरा लखनऊ। और आप लोगों का ये भी कहना है कि भाई तमाम जो ट्रेनें थी, वो हम भी इसके साक्षी हैं, तमाम ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई, हाँ, तमाम बंद की ट्रेन गई। निरस्त की गई। हाँ, जो इधर से अमेठी से आने वाली सुल्तानपुर और इस नहीं, तरह इधर की तमाम झांसी की 10 जहाँ ट्रेनें रोकी ये गई इंटरलॉकिंग का बहाना दे करके। उसके बाद इधर कई और डाइवर्ट की गई। जी। खूब साजिश हुई। इसके बाद भी हमारे लोग तो पैदल चलने वाले लोग हैं, धूप में चलने वाले लोग हैं। आपने देखा हो कई कई जगह से लोग पैदल चल पड़े थे, जुलूस की संख्या में। तो ये जो ताकत आप लोगों ने दिखाई, लगता है इसका बीएसपी पर इसका असर पड़ेगा, और आने वाले समय में जैसा आप कह रहे हैं कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे? निश्चित पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने 2007 में भी बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, एक भाईचारा तैयार किया था। और उसी भाईचारा के बल पर बिना किसी गठबंधन के 2007 में हम लोगों ने 206 सीट लाई थी अकेले दम पर। पुनः वही हमारा गठबंधन जारी है, जनता का गठबंधन, भाईचारा, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर। और उसी गठबंधन के बल पर जिस तरीके हम लोगों ने 2007 में 206 सीट लाए थे, 2027 में 226 सीट ला करके बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। आपके ही पूर्व साथी रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आर.के. चौधरी जी और इंद्रजीत सरोज जी, इन लोगों ने, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने तो तमाम सीधा सीधा कहा कि ये जो है सरकार के, भाजपा के सहयोग से तमाम आरटीओ को कह दिया गया, बसें और तेल डीजल सब फ्री किया था, और बस भाजपा के सहयोग से ये भीड़ इकट्ठा हुई। ये बौखलाहट है। मैंने उनको कहा है, आप फिर आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, उनसे बता दो कि कौन सा मंत्री का दबाव था, कौन सा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, किस जिले में गाड़ी और तेल दिया था, किस कार्यकर्ता को दिया था, उसको सामने करा दो, राजनीति छोड़ दूंगा। फर्जी बात मत करे बौखलाहट में। ये बौखलाहट है और क्या है? ये इनकी बौखलाहट क्या है? हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जा करके कलेक्ट किया पैसे। अभी ये ललितपुर से कल हमारे पास व्हाट्सएप किया रसीद, कहा साहब ये नसीमुद्दीन को क्या हो गया है, बहन जी ने इनको 18 विभाग का मिनिस्टर बनाया। ये कह रहे हैं कि भाजपा के दबाव में तेल और गाड़ियां दी गई हैं। हम लोग अपनी रसीद भेज रहे हैं, उनको दिखा दो ले जाके कि हम लोगों ने अपना पैसा कलेक्शन करके तब लाए हैं। तो इस तरीके का जो लोग भी बोल रहे हैं बौखलाहट है। क्योंकि ये लोग जब बसपा से बाहर हुए थे, जब गए थे, कुछ लोग समाजवादी में गए, कुछ कांग्रेस में गए, तो ये लोग वहाँ अपने आका को खुश करने के लिए बोला करते थे कि बीएसपी तो हम ही चलाते थे, बीएसपी की रैली हम ही कराते थे। अब हम नहीं हैं, इसलिए कई साल से रैली नहीं हो रही है। अब जब इतनी बड़ी रैली हो गई, और मैं कुदरत का शुक्र मनाता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी एक भी जगह कोई घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। हमारे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से अपनी जेब का, गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके संसाधन लाए, बड़ी संख्या में लोग आए। इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसको देख करके इन लोगों की बौखलाहट है कि जो मैं कहा करता था कि मेरे बिना नहीं हो सकता, इसके बाद भी अच्छी रैली भी हो गई और सभी लोग सुरक्षित अपने घर भी गए, बड़ी भीड़ आई। तो इससे इन लोगों की बौखलाहट है। ये सब आपके पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं। तो भविष्य में जब बसपा मजबूत होगी या उस कंडीशन में, तो इन लोगों के दरवाजे परमानेंट बंद हो गए हैं कि खुले हैं कि ये देखिए, ये हमारे यहाँ हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। नेता मान्य बहन जी हैं, मान्य बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं। मान्य बहन जी के ऊपर होता है वो क्या निर्णय लेती है। 9 अक्टूबर को आप लोगों ने अपनी पावर दिखाई, ताकत दिखाई, और उसका लोहा भी मनवाया, और सबने माना कि अभी भी बसपा अगर चाह ले तो उसमें दम है कि वो बड़े बड़ों की नींद हराम कर देगी। लेकिन जो तमाम लोग आए थे, जो कार्यकर्ता आपके आए थे, जो बहन जी को सुनने आए थे, उनको उम्मीद थी कि बड़ा कोई जो है यहाँ से घोषणा होगी, बड़ी कोई जो है चर्चा होगी, या जो एनसीआरबी का डाटा आया था, तमाम जो डाटे हैं कि दलितों, उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार पर नंबर 1 है। उसी से पहले आपके रायबरेली में एक मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी, दलित की कर दी गई थी। ये ताकि तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कड़ा प्रहार करेंगे, लेकिन सरकार पर, जो सरकार चली पिछले 8 साल से। लेकिन मायावती जी ने एक सरकार को ही धन्यवाद दे दिया, और सरकार को जो है, सरकार के प्रति कहीं ना कहीं नरम दिखी। तो इसके पीछे क्या लगता है? और तमाम सवाल उठने लगे कि वही बीजेपी की। आप लोग उठा रहे हो? नहीं, हमने उठाया। नहीं, आप लोग उठा रहे हो? नहीं, हमने उठा रहे। नहीं, सरकार का कौन सा धन्यवाद दिया है? किस बात को लेके? सरकार को धन्यवाद किस बात को लेके दिया है? पूरा सुन लेना चाहिए ना। किस बात को लेके दिया है? किस बात को लेके?
स्मारक को लेके, रखरखाव को लेके। हाँ, फिर 5 साल समाजवादी की सरकार थी, 12 के जाने के बाद में लाइट तक नहीं जलती थी पार्कों में। हम लोग आते थे, खड़े होकर रोते थे वहीं कि हमारे महापुरुष को अंधेरे में रखा है, कोई और नहीं, एक हमारा भाई, एक ओबीसी का भाई जी। और वही हाल भाजपा ने भी किया। 5 साल समाजवादी ने लाइट तक नहीं जलने दिया, और जबकि उन पार्कों से, स्मारकों से टिकट लगता है, अर्निंग होती है, और वो बीएसपी की और बहन मायावती जी का पार्क नहीं है जी। वो इस देश की धरोहर है, प्रदेश की धरोहर है, सरकारी संपत्ति है, और वहां से अर्निंग होती है। तो जब अर्निंग होती है, इसीलिए व्यवस्था बहन जी बनाई थी, टिकट लगता है, तमाम पिक्चरें शूटिंग होती है, उसका पैसा आता है, तो वहां पर उसके रख रखाव, देख रेख क्यों नहीं होना चाहिए? एक घर बना दो, अगर देख रेख नहीं करोगे तो भी नष्ट हो जाएगा। न सपा ने किया, न भाजपा ने किया। फिर माननीय बहन जी ने एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखा, क्योंकि ज्यादा कुछ खराब होते दिख रहा था, कहीं गेट टूट गया, कहीं पत्थर टूट गया, तो माननीय बहन जी ने एक लेटर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ से अर्निंग भी अच्छी होती है, तो इसकी अर्निंग का अलग से पैसा ना दो, इसकी अर्निंग को भी आप यहाँ लगा करके उसके बाद इसका रख रखाव जो है मेंटेनेंस कराइए। तो जब उन्होंने कराया तो उन्होंने धन्यवाद दिया, चलो आपने पहले नहीं किया, लेकिन मेरे लेटर का संज्ञान में लेते हुए अगर आपने इस पार्क को, स्मारक को अगर मेंटेनेंस कराया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, ना कि सरकार को। किस लिए? इस मुद्दे को लेकर के। बाकी जो आप कह रहे हो जितनी घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं पर माननीय बहन जी की लगातार नजर रहती है, और भरे मंच पर माननीय बहन जी ने बोला है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मेरे निर्देश पर हर घटना पर जाते हैं और अधिकारियों से बात करके न्याय दिलाते हैं। ये बहन जी ने बोला। बहन जी ने यह भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमे लगा करके मुझे परेशान किया, मेरे परिवार वालों को परेशान किया, कांग्रेस ने भी किया, लेकिन अगर फर्जी नहीं होता तो किसी भी मामले में तो बहन जी को कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब सारे मुकदमे फर्जी थे, ये भी नहीं किसी को दिखाई पड़ रहा है। ये बहन जी ने बोला है, भाजपा को टारगेट किया है। भाजपा को, सरकार को धन्यवाद नहीं दिया है, जो आपने मेरे लेटर की कार्रवाई, लेटर को संज्ञान में कार्रवाई किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बाकी जितने घटनाएं हुई हैं, मथुरा में घटना हुई है, आज 75-76 साल बाद भी हमारा समाज, एससी समाज अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। 2 बेटियों की शादी हो रही थी, और उसके बाद वहां कुछ अपराधी लोग आए और बारातियों को मारा। ब्यूटी पार्लर लड़की आ रही थी, उनको छेड़ा, बारातियों को मारा, खाने में मिट्टी मिलवा दिया। भाई जी ने मुझे भेजा, मैंने जाकर 15 लोग खिलाफ कार्रवाई कराई। कोई दूसरा नेता समाजवादी कांग्रेस का नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है। सर्च कर लेना मथुरा की घटना। क्यों? अभी गोंडा में पासी समाज के पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे, पति की तबीयत खराब हुई, पत्नी दवा कराने के लिए लेके चली गई, वापस आते दिन में 11 बजे, और उसके बाद बेटी थी साथ में, तो उसको कहा बेटी खेत में रहो, मैं भी आती हूँ दवा करा के, और लौट के जब आते तो बेटी हमारी दिवस मिलती, उसकी हत्या हो जाती है। अभी बांदा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई। अभी फिरोजाबाद में एक पाल समाज के व्यक्ति बकरी चरा रहे थे, बघेल समाज के, अपनी बेटी को कहे कि बेटी तुम थोड़ी देर देखो, हम चाय पी के आ जाएं। सुबह 8 बजे 9 साल की बेटी की हत्या हो जाती है। मैं तो लगातार कह रहा हूँ, पूरी तरह भाजपा सरकार में जंगल राज कायम है। अभी आपके ये लखनऊ में एक घटना हुई, कल ही बहन जी ने उसको ट्वीट करके घेरा सरकार को। हम लोग तो लगातार घेर रहे हैं। अभी इलाहाबाद में जिंदा जला दिया गया था, कौशाम्बी में अभी घटना हुई थी, अभी चौहान समाज के साथ आपकी बलिया में घटना हुई थी, अभी गाजियाबाद में हुई थी। कौन जा रहा मेरे अलावा? रिकॉर्ड उठा के देख लेना, सबका सर्च कर लेना। बहुजन समाज पार्टी ही हर जगह लड़ रही है, भाजपा को घेरने का काम कर रही है। इसीलिए आप पर सवाल ये उठ रहा है कि सरकार 8 साल से, पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और पिछले 11-12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन जब मंचों पर आप आते हैं तो योगी पर कहीं ना कहीं नरमी रहती है। कहाँ नरमी रहती भाई? फिर उसी बात पे आप आ गए। मैं कह रहा हूँ नरमी कहाँ रही? जितनी घटनाएं हुई कहाँ गए? पूछो अखिलेश यादव मथुरा कौन गया था, सर्च करके बताओ। अखिलेश यादव का डेलीगेशन गया था? कोई नहीं गया था। उसके बाद अरे कोई नहीं, दिखाओ। आजाद समाज के चंद्रशेखर अरे भाई, आजाद समाज के 1 महीने बाद गया। आजाद समाज आपके उसके नहीं है। मैं कह रहा हूं समाजवादी का कौन सा व्यक्ति गया था, कौन डेलीगेशन? दिखाओ हमको। 2 लाख का उन्होंने चेक भी दिया था वहां। अरे भाई, कोई नहीं गया था मथुरा में। सदन के अंदर जो इनके समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर कहा था, मैं गया था वहां, हमने कहा था कि इनको जमीन मिलनी चाहिए, इनको बुलडोजर चलने चाहिए, सब चला था। सदन के अंदर कुमार अरुण ने पूछा था कि समाजवादी के नेताजी एक बार बता दो खाली गलत हुआ है, नहीं बोले सदन के अंदर। हाँ,
जितनी घटनाएं हुई हैं जी। हर जगह मैं गया हूं। जी। गोरखपुर में हमारे 3 साल के 11 साल के 14 साल के बच्चे को मार डाला गया था दिन दहाड़े। बस्ती में गड्ढे में एक आदमी को दबा के मार दिया गया। जौनपुर में 2 लोग लाश नहीं मिली 8 दिन तक, मैं गया हूं तो मिली है। माननीय बहन जी के निर्देश पर जब मैं जाता हूं तब कार्रवाई होती है। मैं कह रहा हूं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज कायम है। और जिस समाजवादी की बात कर रहे हो उनके सगे छोटे भाई की औरत महिला आयोग की उपाध्यक्ष है भाजपा में, अपर्णा सिंह बिष्ट यादव। हाँ, उनके सगे छोटे भाई का औरत है। धर्मेंद्र का सगा बहन हुई, इधर उधर का नहीं, चाचा पित्ती का, भाजपा से करहल चुनाव लड़ता है और बी टीम हमें कहा जाता है। परिवार भर के लोग समाजवादी के, आधे लोग भाजपा में मलाई खा रहे हैं, आधे लोग समाजवादी में हैं। ये कौन लोग हैं, उनको क्या संदेश देना जो कहते हैं कि बी टीम है बसपा भाजपा की? मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी की हर नीति आरएसएस बीजेपी कार्यालय तय होती है, और नहीं तय होती है तो उनके भाई की छोटी औरत महिला आयोग की उपाध्यक्ष नहीं होती, नहीं तय होती तो उनका सगा बहनोई करहल से चुनाव भाजपा नहीं लड़ता। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहते हो? तो आप ये मानते हैं कि जो है? अरे मानते नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। और फिर भी आपने बीएसपी बी टीम काम करती है, एक भी जगह सिद्ध कराओ ना कहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ये आधे परिवार भाजपा में है, आधे सपा में है। ये सब आप जानते हुए और आरएसएस के कार्यालय से उनकी सारी नीति और रणनीति तैयार होती है, ये सब जानते हुए 2019 में आप लोगों ने गठबंधन कर लिया? नहीं, देखिए गठबंधन की अलग बात होती है। गठबंधन कब किया था, कब क्यों तोड़ा, क्या हुआ, उस पर मत जाओ। आप बताओ, अगर आरएसएस बीजेपी कार्यालय नई नीति तय होती है तो बहन जी की सरकार में बैकलॉग भर्ती हो रही थी। बैकलॉग भर्ती क्या है? बैकलॉग भर्ती क्या है? एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण की रोकी गई नौकरी, उसको बहन जी भर्ती कर रही थी। इसको रोक कौन लगाया? हाँ बताइए। समाजवादी। ठीक है। भर्ती किसकी हो रही? एससी एसटी ओबीसी की। रोक कौन लगा रहा? ओबीसी मुख्यमंत्री। किसके कहने से? ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने एससी समाज को दिया, इसको रोक समाजवादी ने लगाया। किसके कहने से? तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था माननीय बहन जी ने, और उसके बाद उनका डिमोशन करके फिर वहीं पर ला करके अपमानित किया। किसके कहने से? लोकसभा के अंदर सपा के सांसद द्वारा बिल फाड़ा गया। किसके कहने से? अगर आरएसएस बीजेपी कहने नहीं चलते तो किसके कहने से किया गया? माननीय कांसी राम साहब की पुण्यतिथि अभी मना रहे थे। अलीगढ़ के एक जिला को बहन जी ने बनाया और उस जिले का नाम रखा माननीय कांसी राम साहब नगर, और जिले का नाम बदल कासगंज किया। किसके कहने से? अमेठी सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना जहां आपका घर है, छत्रपति शिवाजी महाराज नगर। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? आरक्षण के जनक, पिछड़ों में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, बहुजनों के मसीहा, ओबीसी समाज में जन्मे। उनके सम्मान में बहन जी ने उनका नाम रखा छत्रपति शिवाजी महाराज नगर। उनका नाम कौन बदल दिया? एक ओबीसी मुख्यमंत्री। किसके कहने से? लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जिसका नाम हुआ, उसका नाम एक पिछड़े समाज के महापुरुष के नाम से बहन जी ने रखा, छत्रपति शिवाजी महाराज नगर, और उसका नाम बदल करके किंग जॉर्ज किसने किया? एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने। रमाबाई नगर, संत संभल, संविधान लेके खूब घूमते हैं, बाबा साहब का नाम भी खूब लेते हैं, नाम हजम नहीं होता है। भीमनगर बाबा साहब के नाम से बहन जी ने रखा, उसको बदल संभल किसने किया? समाजवादी ने। क्यों? किसके कहने से? हमें तो नहीं लगता कि आप ओबीसी हो करके ओबीसी महापुरुषों का अपमान करोगे। बाबा साहब पार्क को अयासी गड्ढा किसने कहा था? क्यों कहा था? आगे चलिए। चलिए अब इस पर आगे कुछ करते हैं। कुछ मैं नाम लेता हूं और उनसे आप उनके जीवन के बारे में और उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो मायावती जी बहुत अच्छी नेता हैं, इस देश की सब समाज के लोगों का ख्याल रखती हैं। निश्चित है कि मुझे भी राजनीति में आगे लाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो हमारी गुरु हैं। माननीय कांशीराम जी इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक मसीहा माननीय कांशीराम साहब अगर नहीं आए होते तो हम पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी अब तक नहीं मिली होती। मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के अच्छे नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। जी। अखिलेश प्रयास में लगे हैं, तमाम योजनाओं के हमारे बंद किए, इसलिए हम उनको अच्छा नहीं मानते हैं। ना कुछ कर सको तो लो तो ना हमारा दिया हुआ। ठीक है। योगी आदित्यनाथ मंदिर में थे, महान थे, कुर्सी पकड़ा दी गई इसीलिए संभाले नहीं संभल रही है। हमारे खास तौर पर एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे, पूरी तरह जंगल राज कायम है। चंद्रशेखर आजाद रावण कुछ नहीं, नौजवान है, शौक है राजनीति करने का,
कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है। श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत बधाई। परिवार में अगर 4-5 सांसद न जिताना होता तो शायद अध्यक्ष बनने का मौका भी न मिलता। समाज के हैं, देर से ही सही बनाया, इसके लिए धन्यवाद उनको। आकाश आनंद जी, युवाओं के आइकान, बहुत अच्छे लीडर, इस देश के बहुजन समाज पार्टी के, भारत के राष्ट्रीय संयोजक, आने वाले इस देश के भविष्य। लालू यादव, अब वो तो बेचारे जो भी कुछ किए अब इस वक्त तो बिस्तर पर हैं, शुभकामना, स्वस्थ रहें। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम निर्णयों को खुद करते हैं, खुद बदलते हैं। जैसे अभी लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि जीएसटी खत्म कर दिया, तो जीएसटी बढ़ाया कौन था? 2000 नोट चलाया कौन था? बंद कौन किया? अब देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में कुछ मैं कहना नहीं चाहता। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह, इन दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री कौन था? अपनी जगह दोनों लोग ठीक थे। अब इस दुनिया में है नहीं, उनसे टिप्पणी में नहीं करना चाहता। दोनों लोग इस दुनिया में अब नहीं है, और वो हमारे पिछड़े समाज के थे, तो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ और उनसे पहले अखिलेश यादव, इन दोनों में कैसा? दोनों लोगों का अलग अलग अपना एक राजनीति है। एक है हमारे लिए दोनों हितकर नहीं है, हमारे समाज के लिए दोनों हितकर नहीं है। हाँ, दोनों ने आपके लिए कुछ, समाज के लिए कुछ? अरे किया छोड़ो और छीन लिया भाई। हम तो भी बताया आपको, बैकलॉग भर्ती हमारी छीन लिया, SC ST OBC की, हमारे महापुरुषों का नाम छीन लिया, तो कैसे अच्छा मान लें? ना कुछ देते, लेकिन जो हमारी बैकलॉग भर्ती हुई इसको तो ना रोकते, SC ठेकेदारी तो ना छीनते, प्रमोट अधिकारियों को डिमोशन तो ना करते। दो युवा नेता, एक आकाश आनंद जी और एक चंद्रशेखर आजाद जी, एक ने पार्टी खड़ी की, एक को बनी बनाई मिली, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? कुछ नहीं, आकाश आनंद जी को भी राज्यसभा लोकसभा नहीं मिल गया है, विधानसभा नहीं मिल गया, संघर्ष मिला है, संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को कोई राय देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई राय नहीं, दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं। कुछ नहीं। अगर दलित समाज के लिए लड़ना होता, एक विचारधारा होती, तो एक विचारधारा की पार्टी चल रही थी, उसमें काम करते, अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कहते हैं कि हम बहन जी से संपर्क करना चाहते हैं, हमसे संपर्क ही नहीं करते, हमसे बात ही नहीं करते। ये विश्वनाथ पाल गांव से चल कर आया, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई बुलाने थोड़ी गया था। आप कब बूथ अध्यक्ष थे, कब सेक्टर अध्यक्ष थे, कब BSP में काम किए हो? काम करता जो आदमी, बुलाना नहीं पड़ता, खुद लीडर उसको अपने आप से पकड़ लेता। जैसे आप पूछ रहे थे ना, आप कैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए, कैसे बन गए? मेरी मेहनत है, लगन है, और इसको देख करके हमारे नेता ने हमें भरोसा दिलाया, बना दिया। लेकिन उन्होंने आपकी रैली के बाद कहा कि बहन जी डरे नहीं, हम लोग साथ हैं उनके। वो कह रहे हैं कि वो BJP और RSS से डर रही हैं। इलाहाबाद गए थे, वहीं पर उन्होंने कहा। देखो ऐसा है, अगर बहन जी डरती तो बहन जी डंक के चौक पे नहीं बोलती खुलेआम। बहन जी कभी किसी डरने वाली नहीं है, और न बहन जी को कोई डरा सकता है। कभी आज तक किसी के यहाँ झुकने नहीं गए बहन जी। यहाँ डरने वाले लोग कोई रात में तो कोई दिन में जाकर के बोलते, बहन जी ने काम खुलेआम मिलते, जिससे मिलना होता मंच पर, इसी रैली में। चंद्रशेखर आजाद अगर बसपा में आ जाएं तो स्वागत है उनका? छोड़िए यार, क्यों एक आदमी पीछे पड़े हो, हैं? कौन सा स्वागत करे? उनको बसपा ही अच्छी लगती, दल क्यों बनाते? ये विचारधारा ही अच्छी लगती, दल क्यों बनाते? मान लीजिए गलती सुधारते हैं, मान लीजिए गलती सुधारते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो वो निर्णय तो बहन जी लेंगी ना, उसको मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने पहले बोल दिया कि मैं कार्य करता हूँ, हमारे लीडर ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, मान्य बहन जी। हमारे हमने पहले आप बोल दिया कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, नेता मान्य बहन जी अकेली हैं, जो निर्णय लेना था बहन जी लेती हैं, बहन जी गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। आजम खान से अंदर अंदर क्या बातचीत चल रही है? आप लोगों ने चला दिया, हम लोग मालूम नहीं है। कोई बात अंदर अंदर की बात आप लोगों ने चला दिया, हमें मालूम नहीं है। बहन जी ने मंच पे बोला भी कि जो लोग कह रहे थे दिल्ली में मिल ली, यहाँ मिल ली, हमें अगर मिलना हो तो खुलेआम मिलेंगे, चुपके चुपके नहीं मिलते, खुलेआम मिलते हैं। वो कुछ लोग होंगे जो रात में गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते मुख्यमंत्री के यहाँ। सुनने में तो ये आ रहा था कि आप लोगों की बातचीत हो गई थी, उनकी जो आजम खान की पत्नी, उनसे भी मुलाकात, अखिलेश यादव ने रैली से पहले संभाल लिया मामले को, तो ले गए थे। अरे सुनिए, तो यही आपने ही कहा, आपने ही कहा कि मिलने दिल्ली गए थे। बहन जी बहुत दिनों दिल्ली गई ही नहीं, मीडिया के लोगों ने ही कहा। मीडिया के लोग ही कह रहे हैं कि वो आए नहीं, संभाल लिया,
क्या कर लिया? बहन जी ने मंच पे बोला, आप सुने कि नहीं सुने? सुने कि हम चुपके चुपके नहीं मिलते, खुलेआम मिलते, जिससे मिलना होता है। कभी बहन जी ने बोला हमारी मुलाकात हुई? मैं कभी बोला कि किसी से मुलाकात हुई? जबरदस्ती आप चलाते रहो कि दिल्ली मिल लिए, यहाँ मिल लिए, फिर जबरदस्ती खारिज भी करते रहो। सच सच बताइए, कोई बात नहीं चल रही है? अरे भाई, दूर दूर तक नहीं, खाली मीडिया ने बात चला दिया, मीडिया ने खारिज भी कर दिया, मीडिया ने रोक भी दिया, सब मीडिया में है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से कहा कि हमें मिलना होगा तो खुलेआम मिलेंगे, हम छुप छुप के नहीं मिलते। तो इसके बाद भी आप पुष्टि कराना चाह रहे हो जबरदस्ती? आते हैं तो स्वागत करेंगे बसपा। देखिए, जब आते तब की बात पूछना ना, अभी से क्यों कहलवा रहे हो जबरदस्ती? बहुजन समाज पार्टी में कौन आएगा जाएगा, इसका निर्णय बहन जी के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव के पीडीए पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, पीडीए है ही नहीं। परिवार दल अलायंस। अगर पीडीए होता, पी से पिछड़ा, परिवार दल अलायंस। पीडीए मतलब परिवार दल अलायंस। क्यों? मतलब कुछ भी, कुछ आधा, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश जोड़ दिया। हाँ, परिवार दल अलायंस। हाँ, पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। अलायंस क्यों बनाना पड़ा? शिवपाल चाचा अलग थे, अलग थे ना। वो तो बोलते रहे, इसको खूब वायरल हो रहा कि हमारी बात योगी से डायरेक्ट होती है। योगी जी के लिए मुलायम सिंह ने, नेताजी ने खूब किया, अखिलेश ने भी किया, हम लोग अभी चाहे बात कर लें, लेकिन उसका आप लोग बतिए नहीं करते। कैसा क्यों बोल रहे हैं? कभी नहीं करते हो। करते हैं, एक भी सवाल नहीं किया, 1 घंटा हो गया बात करते हुए। पी से पिछड़ा मतलब पिछड़ा का विकास। कभी कभी माननीय अखिलेश यादव जी कहते पी से पिछड़ा होता, कभी कभी कहते पंडित होता। अभी हमारे यहाँ पवन पांडे हमारे जिले के हैं, वो जब जाते तो पी से पंडित कहलवा लेते हैं, कभी पी से पत्रकार कहने लगते हैं। अब वो हमने सुना है। नहीं, जब हम लोग अपनी बात रखते हैं तो कहते हाँ, तो कभी कभी पी से पिछड़ा, कभी कभी पी से पंडित। पी से पिछड़ा का अगर विकास चाहते हो तो पी से पिछड़े में परिवार के अलावा कोई यादव का विकास नहीं हुआ लोकसभा में, ना सांसद बना, ना कोई पाल सांसद है, ना कोई चौरसिया है, ना कोई चौहान है, ना कोई प्रजापति है। इसलिए वो परिवार का विकास हुआ है, तो इसलिए मैं परिवार बोल रहा हूँ। लालजी वर्मा पिछड़े, उसके बाद फिर आप आ जाइए राम शरण पिछड़े, राम प्रसाद चौधरी पिछड़े। हाँ। सब बसपा भगोड़े लोगों को उनको मिले। सपा को कोई नेता नहीं था क्या? है भगोड़ों पर दाव लगाओगे खाली? पिछड़े हैं कि नहीं? नहीं है। हम कह रहे हैं कि पाल कौन है बताओ ना, यादव कौन है नाम बताओ परिवार के अलावा। राजा रामपाल नहीं जीत पाए तो? अरे भाई, जीतने सांसद की बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती राजा रामपाल ना जाओ। अच्छा। सांसद कौन है पालू बताओ? कौन प्रजापति है बताओ? कौन लड़ा था प्रजापति? बड़ी संख्या है पूरे प्रदेश में। कौन चौहान लड़ा था बताओ? प्रजापति कौन लड़ा था बताओ? चौरसिया कौन लड़ा था बताओ? निषाद लड़े, यादव कौन लड़ा था बताओ? अरे भाई, निषाद लड़े, उस पर बात तो उसी पूरा पीडीए हो जाएगा। पासवान लड़े, उस पर बात नहीं करेंगे। गजब बात कर रहे हो। क्या करो, एससी सीटी यादव लड़ा लोगे घर का? पासवान नहीं लड़ाओगे, अपने घर का यादव लड़ा लोगे? अरे आप क्या अयोध्या में देखिए, ये अरे भाई, हम कह रहा हूं पीडीए का मतलब पूरा पीडीए पिछड़ा। हम कह रहा हूं भाई, आप परिवार दल से काहे घबरा रहे हो? अगर परिवार दल नहीं तो एक यादव एमपी बना देते ना। काहे परिवार दल अलायंस कहते? आपने शिवपाल चाचा का अलायंस करा लिया है। परिवार दल अलायंस में इसीलिए कह रहा हूं, अभी छोटी भाई की औरत भाजपा में है, उसका अलायंस कराना बाकी है। अभी जीजा जी का अलायंस कराना बाकी है, इसलिए उन्होंने परिवार दल अलायंस बनाया है। आप जबरदस्ती समझ रहे हो उसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो मैं क्या करूं? ऐसे भी कभी कभी बोलेगी अल्पसंख्यक, कभी बोलेगी आधी आबादी माताओं बहनों की, कभी बोलेगी आदिवासी, कभी बोलेगी अगड़ा। खुद ही बेचारे नहीं सोच पाते बोले क्या पीडीए का मतलब। एक तो बोलो ना क्या है, हमारे बड़े भाई है। आगे चलिए। अच्छा, क्या फिर भविष्य में सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है? इतनी बड़ी बात के लिए मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसका जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देगा जब कभी पूछोगे तो। आप जवाब से कोई सवाल तो आप कहते छोटा का, आप छोटा नहीं है आप। अच्छा, एक चीज बताओ, आप गलत बात हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो? हमारी एक अनुशासित पार्टी है। अगर राष्ट्रीय तक कोई गठबंधन नहीं बोलना, कोई गठबंधन नहीं बोलना नहीं, कोई गठबंधन होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेगा, प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेगा। है चर्चा तो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती होगी। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो बोल रहा हूँ आप संभावनाओं बात करो, चर्चा पे नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कोई चर्चा नहीं हो, हम लोग अकेले दम पर लड़ेंगे और 27 सरकार ही बनाएंगे। ये कई राउंड बोल चुका मैं जी। फिर अलग से बात कहाँ घुसेड़ते हो? उसमें चर्चा होती तब मैं बताता ना, कुछ संभावना होती तो। इसमें कैबिनेट मंत्री हैं और आपके पूर्व बसपा में रहे हैं, आपके नेता भी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और गाहे बगाहे भी बहन जी की खूब तारीफ करते हैं।
सब कर रहे हैं, आने वाले नहीं समय सब में- लोग कर रहे हैं। आजम खां जी ने नहीं की। उन्होंने कहा अगर कहीं से कोई खबर इस तरह गलत लगी है तो उसके लिए मैं अपना उर्दू भाषण जो बोलते हैं उन्होंने तो दिया है। तो जो देखिए जो अच्छा रहेगा उसके लिए सबको अच्छा बोलेगा ना। अब कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाह रहा तो ना बोले जी। कि अच्छे तो बहुत हैं बहन जी, लेकिन बोलूँगा नहीं तो ना बोलो। बाकी तो ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह अच्छे बोल रहे हैं, माननीय आजम खां जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि बहन जी बहुत अच्छी तो हैं लेकिन कैमरे के सामने हम नहीं बोल सकते, तो ना बोलो। तारीफ तो चंद्रशेखर जी भी करते हैं खूब बहन जी की। अरे भाई उनके नाम पे आप मैं कह रहा हूं जब मान्य बहन जी इस लायक है तो लोग तारीफ करते हैं, इसमें कौन नई बात है। उन्होंने किया भी ऐसा काम। वो आपके साथ भी आने को तैयार थे जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो। कौन? ओम प्रकाश राजभर जी। फिर अब आप लोगों ने भाव ही नहीं दिया। नहीं, अब वो उनसे पूछो ना कि वो आना चाहते थे, आए कि नहीं आए, क्या बात हुई। मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई आज तक। अखिलेश यादव जी ने एक और आप लोगों की रैली के बाद, बहन जी की रैली के बाद, एक उन्होंने कहा कि भाजपा को बसपा से ज़्यादा आकाश आनंद की ज़रूरत है। देखिए जब आदमी घबराहट में होता है तो क्या क्या बोलेगा वो उसी से सवाल लेना। जब आकाश आनंद जी निकाले गए थे तो बड़ा दुख व्यक्त कर रहे थे, बड़ा चिंता कर रहे थे, लेकिन जब वापस आए तो एक बार धन्यवाद दे दिए। सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को हुआ था, हमारे बड़े भैया को। क्यों हटा दिया गया था? अब वो पार्टी का मामला है, आपको क्यों हम बता दें क्यों हटाया गया था, क्यों लिया गया। हर पार्टियों में होता है, तमाम लोग निकाले जाते हैं वापस आते हैं, एक प्रक्रिया है पार्टियों की। लेकिन उस समय चर्चा ये खूब हुई कि उन्होंने सीतापुर की रैली में भाजपा के खिलाफ खूब बोल दिया। देखिए अब उसमें क्या कारण है ये हम आपको सब थोड़ी ना बता देंगे, लेकिन दलों में तमाम लोग निकाले गए, तमाम लोग वापस आए हैं, उसी कड़ी में वो भी हैं। माननीय बहन जी ने कह दिया कि मेरे लिए बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे लिए बराबर है। तमाम लोग पहले भी निकाले जा चुके थे, अभी गिरीश संजाटो जी निकाले गए थे, वापस आए हैं। आकाश जी भी निकाले गए, वापस आए, तमाम लोग निकाले गए, वापस आए। हाँ बिल्कुल, हाँ तो हमारे तमाम लोग गए आए, फिर वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद जी होंगे, आकाश आनंद जी? ये आप ज्योतिष विद्या लगाओ, हम तो नहीं लगा सकते। विरासत तो वही संभालेंगे भाई, क्या मालूम। मान्य बहन जी अभी हमारी किसी को उत्तराधिकारी बनाया नहीं बहन जी ने। बहन जी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, तमाम नेशनल कोऑर्डिनेटर, तमाम और लोग हैं। अभी बहन जी हमारी स्वस्थ हैं, अच्छा काम कर रही, रात दिन काम कर रही। इसके पहले आप और ढाल ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढते रहो, कुछ और बता रहे हैं, सुन लो। अब परिपक्व हो गए हैं कि नहीं आकाश आनंद जी? परिपक्व हो? अरे राष्ट्रीय संयोजक बने हैं, बिना परिपक्व के थोड़ी ना बने हैं। नहीं, एक साल पहले आप परिपक्व थे, यही तो कह के पार्टी से निकाला अच्छा तो गया क्या था। घर में बैठा के परिपक्व बनाया जाएगा? अगर आप परिपक्व थे तो घर में बैठा के परिपक्व बनाया जाएगा कि काम लेके? बहन जी काम दे रही, काम कर रहे हैं, बहन जी की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चुनाव में आप लोगों ने बाहर निकाल दिया पूरे। वो आपका सरदर्द नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ज्यादा आपको भी सरदर्द हो रहा है, उनको भी सरदर्द हुआ था। नहीं, उनको भी सुनिए, पहले सरदर्द इतना हुआ था कि उनको बड़ा दुख हो गया था, लेकिन आए तो एक बार तो बधाई दे देना चाहिए, धन्यवाद दे देना चाहिए था। सबसे ज्यादा दुख अखिलेश यादव हुआ था, लेकिन जब वापस आए, राष्ट्रीय संयोजक बने, तब उनको एक बार भी खुशी नहीं हो रही है। हाँ चलिए, तो बिहार में बसपा चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है अकेले, क्या कहेंगे उस पर? देखिए पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई है, उसी कड़ी में बिहार में भी मजबूत हुई है। बाकी वहाँ की ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मिल पाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।